गाइस मार्केट पूरा ध्वस्त हो रखा है, तो हम लोग एक एक स्टॉक डिस्कस करके एक एक वीडियो नहीं बनाएंगे। इसी वीडियो में मैं कई सारे स्टॉक्स, छोटे बड़े मिड साइज स्मॉल कैप सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। जो स्टॉक्स बच जाएंगे वो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कवर करने के लिए। तो पहला स्टॉक है होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। यहाँ आपको दिखेगा होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। ये HCL, वो HCL नहीं है जो टेक वाली कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, लेकिन स्टॉक का पीई जो है वो अभी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है इंडस्ट्री पीई से। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे पीई रेशियो वाले चार्ट में। मैक्सिमम का हम लोग इसमें चार्ट बना देंगे और ईपीएस जो है ठीक ठाक ऊपर जाता हुआ फिर थोड़ा सा अभी नीचे आता हुआ, और पीई इसका अभी मीडियन से नीचे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा अप एंड डाउन जो भी है, ओवरऑल एवरेज देखें तो बाइंग के लिए सजेशन पी रेशियो का है यहाँ पे। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा Q2 का। कल आएगा इसका रिजल्ट, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या करना है। अगर जो 38 करोड़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मेरी इसमें हो सकता है 350 में बाइंग हो जाए। अगर रिजल्ट्स सेम आते हैं या खराब आते हैं तो मेरी इसमें बाइंग शायद 300 या 310 के आसपास होगी। क्यों मैं बाइंग कर रहा हूँ? बाइंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे हमने देखा प्रमोटर्स के पास स्टेक कम है, लेकिन FII और DII दोनों के पास बहुत ही अच्छा स्टेक है। यहाँ पे FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो चांसेस हैं कि 350 के आसपास में इसमें तेज़ी दिखाई दे और रिजल्ट जो है वो भी अच्छे आए। लेकिन देखते हैं जो भी होता है। हम लोग दोनों सिचुएशन में क्या करने वाले हैं मैंने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली 350 पे मैं बाय करूंगा तो क्वांटिटी थोड़ी कम लूंगा, लेकिन अगर मैं 300 या 310 पे बाय करता हूं तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लूंगा। अगला स्टॉक बहुत सारे ही लोगों का फेवरेट स्टॉक है, तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। तो आजकल जिसमें भी रेल दिखता है वो भाग जाता है, लेकिन जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है लोगों को सबसे ज़्यादा पैनिक रेल वाले स्टॉक्स में ही हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स उनके बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो थोड़ा भी स्टॉक गिरता है तो उनके प्रॉफिट ह्यूज अमाउंट में गिरते हैं। तो ये कॉमन सी बात है। अगर नए इन्वेस्टर को इस तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं ना कि लाखों में प्रॉफिट हो गया, फिर जब गिरावट होती है तो डेली के डेली 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो गिर जा रहा है, तो पैनिक कर जाते हैं। ओके, तो ये कॉमन सी चीज़ है। आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा पहले ये स्टॉक कैसे चलता था और अचानक से ये कैसे भागा। तो मैंने बोला है जो खड़ी चढ़ाई चढ़ेगा वो गिरेगा भी। अच्छा, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर आपने इसमें एंट्री की है इसके फंडामेंटल्स, बिजनेस वगैरह को समझ के, दूसरों की बात ना सुन के, तो आप यहाँ होल्ड कर जाओगे। अगर आपने ऐसे ही एंटर किया है, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप इस प्रॉफिट को कम होते हुए देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन साइकोलॉजी की बात। अदरवाइज यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, एवरेज से थोड़ी कम है लेकिन ठीक ठाक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे, प्लेजिंग थोड़ी सी हुई है ना के बराबर, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। डिविडेंड बहुत थोड़ा देती है कंपनी, तो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी डिविडेंड कम ही देती है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ही है। अब इसके अलावा इन्वेस्टर्स में आके अगर चेक करें तो यहाँ देखिए FII और DII के पास बहुत ही अच्छा खासा स्टेक है। ठीक है, तब ये प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो चलेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे FII DII से संभाल रही है। लेकिन FII ने अपना स्टेक कम किया है, DII ने अपना स्टेक कम किया है। गया किसके पास? पब्लिक के पास। देखिए, चिपकाने वाले काम इसी को मैं बोलता हूँ। तो ये रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो 81 करोड़ का रिजल्ट आया है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छा है। अब ये एक्सपेक्टेशन से बेटर था या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। लेकिन अगर इसका चार्ट देखेंगे तो ऐसा देखने से लग नहीं रहा फिलहाल कि इसका रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन से बेटर था। लेकिन EPS अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा, मीडियन से ऊपर थोड़ा सा इसका PE दिखाई दे रहा है। अगर इसे हम ड्यूरेशन कम कर दें, 5 साल का कर दें, तो हमको ये मीडियन के पास में दिखाई दे रहा है। तो PE रेशियो के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ऐसा PE रेशियो बोल रहा है मैं नहीं। मेरे हिसाब से इसमें 2-3 लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो एक जून का लेवल था इसी साल का, वो था अराउंड 975 से लेके 1000 के बीच में, यहाँ कहीं पे जो ये अचानक से नीचे आया था और अचानक से ही ऊपर भाग गया था। तो इसलिए आपको ये यहाँ पे स्क्रीनर पे नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक विक बनी थी जून में बहुत नीचे, 1000 रुपये के आसपास तक आके फिर स्टॉक ऊपर गया था। तो वही यहाँ पे पहला सपोर्ट बन जाता है। अब बात करेंगे अगर मेरे फेवरेट लेवल की, तो वो भी इसी साल मार्च में एक सपोर्ट बना था, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन कैंडल वाले चार्ट में आप देखोगे तो एक बड़ी सी विक आपको दिखाई देगी जो कि नीचे जाती है अराउंड 780 के पास। तो 780 के ही पास में मेरा एक फेवरेट लेवल है। क्या यहाँ पे ये आएगा?
मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल 780 के पास ही रहूँगा, क्योंकि जिस भी स्टॉक में मुझे इस तरह की खड़ी चढ़ाई दिखती है ना, उसमें थोड़ा डर लगता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डरने वाली चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि बीच बीच में करेक्शन देते रहती है कंपनी, तो वही करेक्शन अभी चल रहा है। यहाँ से अगर बढ़ जाता है और इस पुराने हाई को तोड़ देता है तो भी मुझे कोई हैरानी होगी नहीं, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं। तो आपका जो भी प्लान है, आपके जो भी ऑर्डर्स के रेंजेस हैं, आप चाहो तो शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरा पर्सनल प्लान ये है कि 1,000 रुपये या 975 के पास में मैं बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी का एक GTT ऑर्डर लगा के रखूँगा। अगर इस प्राइस पर आने तक मार्केट में अगर कुछ भी इसके खिलाफ कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं आती तो मैं छोटी सी क्वांटिटी लेके उसमें लॉस बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अदरवाइज़ ये अगर मेरे फेवरेट लेवल के आसपास आता है 775 के आसपास, तब मैं इसमें अच्छी खासी एंट्री कर सकता हूँ। अगला स्टॉक बहुत ही फेमस टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, जो कि कुछ टाइम पहले ही आया था। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंगली जब ये आया था उसी टाइम में लोग बहुत पागल हुए पड़े थे कि इसका IPO चाहिए, IPO चाहिए। जब IPO मिला नहीं तो लोगों ने इसके लिस्टिंग के डे ही इसमें बहुत हैवी बाइंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पहले मंथ का इसमें कैंडल बना था वो बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना था। और उसके बाद से जो इसमें गिरावट शुरू हुई वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जितने बॉटम्स थे इसमें सारे ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। और मैंने यहाँ पे ही कई बार बोला था अपने टेलीग्राम में भी और वीडियोज़ में भी कि बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। और जब ये इस प्राइस पे, सोचो इतने हाई पे चल रहा था, तभी मैं बोल रहा था कि 1,000 के नीचे ही ये मेरे लिए अट्रैक्टिव होगा। तो ये यहाँ पे जब 1,000 के आसपास आया तभी मैंने इसमें पहली एंट्री की थी। अभी ये इसके नीचे जा रहा है तो देखो, GTT ऑर्डर तो मैंने इसमें लगा रखा है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है, होल्ड करने लायक है। बहुत लंबे टाइम का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो इसे होल्ड करके चल सकते हैं। तो मैं वही सोच के इसमें मैंने एंट्री ली थी। और अभी मैं इसमें रिसेंटली कोई एवरेजिंग का प्लान नहीं कर रहा, लेकिन अगर बहुत 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 भारी गिरावट कुछ आ जाती है तो 900 के आसपास में मेरा एक GTT का ऑर्डर लगा है। एग्जैक्टली 900 नहीं, लेकिन 900 के पास में मेरा एक GTT का ऑर्डर लगा हुआ है। अगर मिल जाता है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा जो फेवरेट एक अगला लेवल बनेगा वो अगले साल ही समझ में आएगा मुझे। इस साल मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसमें कोई लेवल्स बताने का मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो भी लेवल्स थे वो मेरे 1,000 के नीचे के ही लेवल्स फेवरेट थे, जिसमें ये ऑलरेडी चल रहा है और स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे ट्रैक नहीं करना चाह रहा अभी। इसके अलावा भी अगर इसका Q2 का रिजल्ट आप चेक करोगे तो पिछले साल से खराब आया है, तो गिरने के चांसेस तो बन ही रहे हैं। अब ये एस्टिमेशन से खराब है या एस्टिमेशन से बेटर है या उसी के बराबर है, मुझे ये नहीं पता, आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, चेक करने पे मिल तो जाएगा ही। अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम लोग चेक करेंगे तो प्रमोटर्स ने कुछ पॉइंट्स में इग्नोर करने लायक हम बोल सकते हैं स्टेक्स कुछ निकाले हैं। बाकी FII इसमें बुलिश है, DII इसमें बुलिश है। जब सब बुलिश है तो हम क्यों ना बुलिश हों, राइट। पब्लिक का स्टेक जब भी कम हो मैं बुलिश हो जाता हूँ। अगला स्टॉक है मैकडोनल्ड्स, नॉट एग्जैक्टली मैकडोनल्ड्स बट उसको मैनेज करने वाली वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। इसमें भी गिरावट है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। एवरेज इसका जो फिनेंशियल है उसका थोड़ा एवरेज से कम है और रिटर्न कुछ खास कंपनी का नहीं दिखाई दे रहा अभी फ़िलहाल, लेकिन चार्ट देखेंगे तो अच्छा ही है। यहाँ पे देख सकते हैं ठीक ठाक रिटर्न बना के कंपनी ने दिया है, थोड़ा सा फॉल यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर Q2 रिजल्ट की बात करेंगे तो वाहियात जिसे बोलते हैं ना, वाहियात इसके रिजल्ट्स आए हुए हैं और काफ़ी टाइम से ऐसे ही आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम लोग चेक करेंगे तो आपको ये तो कुछ टाइम पहले लॉसेस वगैरह में, फिर ये 112, फिर कम, तो रिज़ल्ट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे मुझे फ़िलहाल। CAGR भी चेक करेंगे तो 9%, 16%, 8% बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। एंट्री करने के लिए मुझे रिस्की लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी देखेंगे तो FII और DII दोनों इसमें बुलिश है। फॉर व्हाट रीज़न वी डू नॉट नो। तो FII DII को देख के अगर कोई इसमें एंट्री करना चाहे तो वो आपकी कॉल है, अदरवाइज़ PE रेशियो भी यहाँ पे इसमें एंट्री करने के लिए मना कर रहा है। मेरे लिए अगर मैं इस स्टॉक में एंट्री के बारे में सोचना शुरू करूँगा तो इस सिचुएशन में विद दिस प्रॉफिट 600 के नीचे जब तक ये नहीं जाता तब तक मैं इसको ट्रैक करना पसंद बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो अभी FII DII एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ शायद हमको सुनने को मिले जिसकी वजह से ये मेरे लेवल पे ना आए, लेकिन अभी फ़िलहाल वो न्यूज़ नहीं है तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगला स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। तो जिन लोगों को भी वेस्ट साइड में या जूडियो में शॉपिंग
करते हुए लोगों को देख के ऐसा लगता है कि वाह कितना पैसा बना रहे होंगे ये लोग। तो आप भी पैसा बना सकते हो अगर आप ट्रेंट के शेयर में इन्वेस्ट करो। तो ट्रेंट ही वो कंपनी है, वो टाटा की कंपनी है जो कि ज़ूडियो, वेस्टलाइफ जैसे कपड़ों वाले ब्रांड्स को हैंडल करती है। इसका चार्ट देखोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इतना शानदार चार्ट है। और ये नहीं कि पहले ख़राब था, पहले से ही ये बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें दिखाई दी है, जो इनका एक्सपेंशन वगैरह हुआ है उसकी वजह से। अब मेरे साथ इसमें एक मोए मोए ये हो गया कि स्टॉक तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे था, ईपीएस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, है ना। सब कुछ बहुत ही शानदार दिखाई देता है। सिंपल सा इसके चार्ट के बारे में ही बात करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि समझ में अच्छे से हमको ये आए कि मेरे साथ हुआ क्या। अब इसमें मेरा एक बाइंग का ऑर्डर लगा हुआ था। बाइंग का ऑर्डर मतलब मेरा जीटीटी का ऑर्डर, जैसे मैं बोलता हूँ सब में लगा हुआ रहता है, तो जीटीटी का ऑर्डर इसमें लगा हुआ था। और सिर्फ इसी स्टॉक के लिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में कहीं से मैनेज करके, मैंने आपको बताया था पैसे नहीं है, लेकिन कहीं से मैनेज करके मैंने ट्रेंट के लिए पैसे डाले हुए थे। और बाकी जितने भी जीटीटी के टारगेट्स थे वो मैंने थोड़े डिफरेंट मतलब डिस्टेंस में लगा के रखा था ताकि दूसरे ट्रिगर ना हो। लेकिन बाय मिस्टेक एक स्टॉक का मेरा जीटीटी का ऑर्डर मैं चेंज करना भूल गया, जो शायद मैंने 3-4 महीने 5 महीने पहले लगाया था, उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन वो ऑर्डर ट्रेंट के ऑर्डर से पहले ट्रिगर हो गया सेम डे 11 तारीख को। इसी महीने 11 तारीख को वो ऑर्डर पहले ट्रिगर हो गया और जितना अमाउंट मैंने इसके लिए डाला था वो साफ हो गया। और उसके बाद ट्रेंट का ऑर्डर ट्रिगर हुआ एट द प्राइस ऑफ 6230, जो कि रिजेक्ट हो गया बिकॉज पैसे ही नहीं बचे थे अकाउंट में। और 6230 को छूते ही ये ऐसा भागा, उसके बाद से अभी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 6547 ही चल रहा है अभी ये वीडियो में जब डिस्कस कर रहा हूँ, तो 6544 ऐसा कुछ प्राइस चल रहा है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पता नहीं है अब 6230 आएगा या नहीं। अब ह्यूमन साइकोलॉजी बताऊं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि 6230 मेरे से मिस हो गया, मेरे साथ मोए मोए हो गया। लेकिन जब ये स्टॉक वापस 6230 पे आ जाएगा ना, तब मेरे मन में ये चलेगा कि यहाँ पे लूँ या शायद ये और नीचे जाएगा। आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतने ही स्टॉक्स रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं सेट ऑफ स्टॉक्स जो डिस्कस करूंगा वो आपने पूछे हैं, उनको मैं एक साथ एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा।